हेलो बच्चों, आज हम पहले पाठ का प्रश्न उत्तर बता रहे हैं क्योंकि 3 चैप्टर समाप्त हो चुका है और अभी तक प्रश्न उत्तर नहीं बताए थे। तो आज पहले लेसन का ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और किसके विषय में बताया गया है। ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट मतलब ईंट होता है, मनके मतलब मोती और अस्थियां मतलब हड्डियां। ये जो हैं ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको मेन टॉपिक बना दिया गया है और प्रकाश डाला जा रहा है पूरे चैप्टर पर, हड़प्पा सभ्यता पर। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, हमने प्रश्न के साथ ही उत्तर लिख दिया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। ये आपका प्रश्न था। क्या प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। उत्तर है बच्चों हड़प्पा। जैसा कि हम चैप्टर समझाते समय ये बताए थे कि हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नामकरण पहला ज्ञात स्थल हड़प्पा के नाम पर हुआ था और इसकी खुदाई जो की थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। तब खुदाई करता कौन था? दयाराम साहनी। और सन 1921। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। दूसरा क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता के वह स्थल जहाँ से 2 फसलें उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से 2 फसलें उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कौन है। उत्तर है कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी और यह राजस्थान में पड़ता है। यहीं से हल के साक्ष्य भी मिले हैं और हल द्वारा खेती की जाती थी। आप सभी ने देखा होगा हल की जुताई पहले बैलों द्वारा होती थी, अब अंतर यह है कि अब ट्रैक्टर द्वारा होती है, लेकिन लगता है हल लोहे का ही। तो जो हल का फाल होता है, मतलब जो जोतने वाला भाग होता है, उसको फाल बोलते हैं। तो वो आपस में पहले हल से एक ही वो होता था, अब कई फाल उसमें होते हैं। तो जो जुताई होती थी वो एक दूसरे को ऐसे काटते हुए दिखाई पड़ती थी। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर 2 फसल उगाने की व्यवस्था रही होगी। कहाँ पर? कालीबंगन, राजस्थान में। तीसरा क्वेश्चन था मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा को कैसा देश कहा गया है। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा को कैसा देश कहा गया है। किनका देश कहा गया है? उत्तर है नाविकों का देश। जैसा कि हम चैप्टर के अंतर्गत व्यापार के अंतर्गत व्यापार नामक टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को समझाए थे कि हड़प्पा का व्यापार मध्य एशिया से होता था और यह व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों द्वारा होता था। तो मध्य एशिया से ज़्यादातर व्यापार जो होता था वो किससे होता था? नाव के द्वारा होता था। इसलिए वहाँ के लोग इनको क्या बोलते थे? नाविकों का देश। कौन बोलता था? मेसोपोटामिया के लोग। अरब सागर से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक समय में भी अरब सागर के द्वारा इराक, ईरान, इन सब देशों में जाया जाता है। तो उस समय भी यहाँ के लोग नाव का प्रयोग करते थे मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए। और वहाँ के लोग यानी मेसोपोटामिया, प्रेजेंट टाइम में मेसोपोटामिया का नाम इराक है। तो वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को नाविकों का देश, यहाँ इस देश को नाविकों का देश बोलते थे। अगला क्वेश्चन है कि 125 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ हड़प्पा का कौन सा शहर था। प्रश्न क्या है बच्चों? 125 हेक्टेयर
भूमि में अर्थात विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ हड़प्पा का कौन सा विशाल शहर था? उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में पड़ता है और इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह दूसरा ज्ञात स्थल है। हड़प्पा के 1 साल पश्चात मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की। और कब की? 1922 ईस्वी में। तो यह शहर जो है सबसे बड़ा शहर था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में माल भेजने में सुरक्षा सील की भांति क्या प्रयोग किया जाता था? मतलब जब हड़प्पावासी दूसरे देशों से व्यापार करते थे तो सामान का आदान प्रदान होता था, यानी वस्तु निर्यात की जाती थी और आयात की जाती थी। जैसा कि आजकल भी आर्थिक सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो वैसे ही पहले भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। तो उसके लिए क्या होता था कि मुद्रा भेजने में क्या किया जाता था? सुरक्षा सील की भांति प्रयोग किया जाता था, अर्थात वस्तुओं को सुरक्षित दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए और दूसरे देशों में सुरक्षित पहुंच जाने पर खबर पाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? मुद्रांकन का। मतलब मुद्राओं का अंकन किया जाता था। उस समय जो मुद्रा चलती थी, मुहर चलती थी, उसका अंकन किया जाता था। अब है अति लघु उत्तरी प्रश्न। हड़प्पा लिपि की कोई 2 विशेषता बतलाइए। हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं। हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, पूछा है क्वेश्चन में 2 ही। इस लिपि की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला क्या है कि यह भावचित्रात्मक लिपि थी। भावचित्रात्मक मतलब हर एक शब्द के लिए एक चित्र अंकित है जो किसी शब्द का भाव प्रकट करता है तथा इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह इसकी विशेषता है कि अभी तक इस लिपि को पढ़ने में कोई सक्षम नहीं हुआ है। दूसरा है, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आजकल हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। और उस समय क्या होता था? उल्टा लिखते थे, मतलब इधर से लिखते हुए इधर की तरफ, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि यह अति प्राचीन लिपि है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक विशिष्ट पुरावस्तु तथा पुरावस्तु की धातु क्या थी? सर्वाधिक, फिर से प्रश्न सुन लीजिए, सर्वाधिक विशिष्ट पुरावस्तु तथा पुरावस्तु की धातु क्या थी? उत्तर है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविद मुहरों एवं मुद्रांकन को हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु मानते हैं और यह मुहरें प्रायः सेल खड़ी से बनी होती थी। किंतु 2 लाइन में उत्तर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यह क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न है। अति लघु है तो 2 लाइन चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रमुख 4 स्थल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 स्थलों पर प्रकाश डालिए। कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, किंतु क्वेश्चन में 4 ही स्थल पूछ रहा है, इसलिए 4 स्थलों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। हड़प्पा, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह स्थल प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह स्थल भी अब पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरा है लोथल। लोथल जो है यह एक वो बंदरगाह नगर था। बंदरगाह का मतलब जहाँ से समुद्री माल समुद्र से समुद्री जहाज़ माल को लाते ले जाते हैं, जहाँ से मतलब समुद्र तट पर जो स्थल
समुद्री व्यापार का पत्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, बंदरगाह। तो ये लोथल क्या था, एक बंदरगाह नगर था। ये गुजरात राज्य में पड़ता है और यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता था। और कालीबंगन अगला है। कालीबंगन जैसा कि ऊपर बताए हैं, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी। यह राजस्थान में पड़ता है। तो ये चार जो हैं क्या हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अब है चौथा क्वेश्चन, मुहर एवं मुद्रांकन में अंतर बताइए। प्रश्न क्या है बच्चों, मुहर एवं मुद्रांकन में अंतर बताइए। तो मुहर क्या होती थी, विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब लेन देन का माध्यम। जैसे कि वर्तमान में लेन देन का माध्यम क्या है, रुपया है या पैसा है। वैसे ही उस समय लेन देन जो किया जाता था उसका माध्यम क्या था, मुहर थी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब मुद्रांकन पर प्रकाश डाल रहे हैं। मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था जिससे पता चलता था कि सामान को प्रेषक मतलब भेजने वाला होता है, प्रेषक कौन है, तो सामान को भेजने वाला कौन है, तथा वस्तु के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। अर्थात जो व्यापारी सामान भेजता था वह क्या करता था कि किसी चीज़ में सामान को पैक कर देता था और उसके ऊपर जैसे मान लो कपड़े की एक पोटली बना ली और उसमें सामान को रख दिया, बांध दिया। इसके बाद उसके मुंह पर क्या होता था, गीली मिट्टी ऐसे लपेट दी जाती थी। जैसे मान लो ये मुंह है, इसके मुंह पर गीली मिट्टी लपेट दिया गया और फिर मुहर सिक्के जैसा होता था, चौकोर होता था, उसको उस पर चिन्ह बना रहता था पशुओं का। तो वो उत्कीर्ण मतलब उस पर दबा दिया जाता था, ऐसे धंसा दिया जाता था। तो जब गीली मिट्टी में किसी चीज़ को धंसाओ तो क्या होता है, उसमें निशान पड़ जाता है। जिस वस्तु को धंसाओगी जैसा रहेगा वैसा उस पर छाप पड़ जाता है। तो इसी तरह से गीली मिट्टी को उस वस्तु जो पैकिंग हुई रहती थी उसके मुंह पर चिपका दिया जाता था। फिर मुहर को दबा करके निशान बना दिया जाता था। फिर सूखने के बाद वह वस्तु भेज दी जाती थी। तो इस प्रकार जहाँ भी वह वस्तु पहुँचती थी तो मुद्रांकन से पता चल जाता था, मुद्राओं के अंकन से पता चल जाता था कि माल किस देश से आया है और या किस देश में भेजा गया है। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि मुहर और मुद्रांकन में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर एक बार प्रकाश डाल दे रहे हैं कि मुहर किसे कहते थे और मुद्रांकन किसे कहते थे। मुहर लेन देन का माध्यम मुहर थी, यानी आधुनिक प्रेजेंट टाइम के रुपया जैसा, पैसा जैसा। लेन देन का माध्यम क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में मुहर थी। और विदेशी व्यापार में मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का मतलब एक ही होता है, उसमें मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि माल कहीं दूसरे जगह न पहुंच जाए या माल पहुंचने पर जिस व्यापारी को माल भेजा जा रहा है उसको यह पता लग सके कि माल किस देश के व्यापारी ने भेजा है। जैसा कि आजकल कोई भी व्यापारी अपना माल भेजता है तो उस पर उसका ब्रांड छपा रहता है। जैसे हम सभी मार्केट में जाते हैं तो बाज़ार में जाने पर हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं ना कि ये किस कंपनी का माल है, ये किस कंपनी का है। तो वो क्या होता है, कोई भी थोक विक्रेता उस कंपनी से उस माल को मंगवाता है तो उस पर लेबल लगा रहता है, तभी ना कोई जानता है कि हाँ यह माल कहाँ से आया है, किस कंपनी का है। नहीं तो कैसे पता चलता कि जैसे मान लो उषा कंपनी के पंखे हैं या उषा की मशीन है, या जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, जैसे नूडल्स है या मैगी है या कोई भी जो भी हम लोग खाते हैं
कोई भी बिस्किट है किसी कंपनी की, तो जो पैकिंग होती है उस पर क्या लगा रहता है, उसका हॉल मार्क लगा रहता है। इसी से हम पहचानते हैं कि यह इस कंपनी का माल है। इसी तरह से जब विदेशों में भेजा जाता है तो उस पर क्या होता है, राज्य चिन्ह अंकित कर दिया जाता है और साथ में क्या, कंपनी का नाम भी हो जाता है, लिखा जाता है, छपा जाता है। तो इससे पता चलता है, ये प्रेजेंट टाइम में होता है, पता चलता है कि हाँ यह माल इस देश से आया है या इस देश में गया है। और उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो केवल मुहर चलती थी। तो उन्हीं मुहर को, और हर जगह की मुहर अलग अलग डिज़ाइन में होती थी, अलग अलग आकार प्रकार में होती थी, अलग अलग धातुओं की होती थी। तो इससे जो मुहर थी उसके लंबाई चौड़ाई आकृति को देख करके हर देश का व्यापारी समझ जाता था कि यह माल किस देश से आया है, किस व्यापारी ने भेजा है। तो अब हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। इसको कॉपी पर लिखना है। अब हम अगले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों पर प्रकाश डाल रहे हैं।